तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम केशव है और मैं बिजनौर का रहने वाला हूँ। ये घटना है साल 2001 की, जब मैं रोजगार की तलाश में आसाम के डिब्रूगढ़ चला आया था, जहाँ के एक छोटे से होटल में मैं बावर्ची हुआ करता था। इन्हीं दोनों मेरी मुलाकात देबू दत्ता, जो हमारे होटल के रेगुलर कस्टमर थे, उनसे मित्रता हो गई। उनका नरम स्वभाव और समझदारी बातें मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी, खासकर वो बातें जब वो जीवन में कुछ कर गुजरने की बातें करते थे। उनका मोटिवेशन एक अलग ही लेवल पर चला जाया करता था। फिर कुछ महीनों बाद जब देबू दत्ता, जो कि मूलतः बंगाली थे, उन्होंने मुझे एक प्रस्ताव दिया जिसके तहत मुझे होटल की एक नौकरी छोड़कर उनके बंगले पर उनका पर्सनल खानसामा बनना था, जिसके लिए उन्होंने मुझे होटल से 3 गुना सैलरी ऑफर की। जैसे कि मैं उनकी बातों से पहले ही प्रभावित था, तो मुझे देर नहीं लगी उनका वो प्रस्ताव स्वीकार करने की, और मैं अपना सामान अगले ही महीने 17 सितंबर की शाम को पहुंचा देबू दत्ता के बंगले लाल कोठी, जो कि डिब्रूगढ़ के उस कोने में थी जहां की आबादी ना के बराबर थी। मतलब कि उस एरिया में गिने चुने ही बंगले थे और देबू दत्ता का बंगला सबसे आखिरी में था, जंगल के बिल्कुल करीब। मैं बंगले पर पहुंचा तो दरवाजे पर मेरा स्वागत किसी और ने नहीं बल्कि खुद देबू दत्ता ने किया। फिर जब मैं बंगले में दाखिल हुआ तो मैं अंदर का नज़ारा देखकर अचंभे में पड़ गया। दरअसल बंगला अंदर से पुराने ज़माने का फील दे रहा था। मतलब कि अंदर मौजूद हर एक चीज़ एंटिक थी, यानी कि राजाओं महाराजों के ज़माने की, जो बहुत ही कीमती थी। मगर एक बात जो चुभ रही थी वो ये थी कि उस बड़े आलीशान बंगले में कोई तीसरा आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर की तरह अंदर भी गहरी खामोशी पसरी हुई थी। अभी मैं बंगले को अंदर से भांप ही रहा था कि तभी देबू दत्ता, जो मेरे पीछे ही खड़े थे, मेरे कंधे पर हाथ रखते बोले, अरे भाई क्या हुआ, कहाँ खो गए जनाब। इससे पहले मैं अपने मन की बात कहता कि तभी देबू दत्ता हंसते हुए बीच में क्या बैठे, काम का लोड मत लो, यहाँ ज़्यादा कोई नहीं है, बस तुम्हें लगाकर 3 लोग ही हैं। मालकिन तो खाना खाती ही नहीं है, तो बचे हम दोनों, तो जो भी बनाना ज़बरदस्त बनाना। ये बोलकर उन्होंने मेरा कमरा दिखाया और ये बोलकर वहाँ से वो चले गए कि बाकी की बात कल सुबह करेंगे। देबू दत्ता के जाने के बाद मैं भी उस कमरे में लगे आरामदायक मोटे गद्दे पर लेट गया। अभी मैंने अपनी पलकें ही झपकी थी कि तभी मुझे मालिक की वो बात याद आ गई जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मालकिन तो कुछ खाती ही नहीं है। आखिर भला ऐसा कैसे हो सकता है, कोई जिंदा इंसान खाने के बगैर भला कैसे रह सकता है। इस सवाल ने मेरी नींद उड़ा दी थी, जिसके चलते मेरी पूरी रात करवटें बदलते बदलते बीती। फिर जब मैं अगली सुबह अपने कमरे से बाहर निकला तो सामने देबू दत्ता खड़े नजर आए, जो सीढ़ियों की तरफ देख रहे थे। फिर जब मैंने उन्हें टोकते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर, मेरे गुड मॉर्निंग कहते ही देबू दत्ता मेरी तरफ पलटे और मुस्कुराते हुए बोले, वेरी गुड मॉर्निंग, और केशव कैसी बीती रात, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। जिस पर मैंने उन्हें सर ना में हिलाते हुए जवाब दिया और कहा, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं हुई, बस आप मुझे ये बता दें कि यहाँ पर किचन कहाँ पर है, ताकि मैं अपना काम शुरू करूँ। मेरे ये कहते ही देबू दत्ता जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा किचन दिखा देता हूँ। फिर इसके बाद देबू दत्ता मुझे सीढ़ियों से होते हुए बंगले की छत पर ले आए, जहाँ पर बहुत बड़ा किचन था, पर वहाँ पर कई सारे स्टोव की बर्नियाँ, यानी कि चूल्हे, बड़े बड़े मिट्टी के पतीले और कई सारे काले काले बड़े बॉक्स थे जो कतार में लगे हुए थे। साथ ही एक दीवार पर अनगिनत तरह के मसाले दीवार के रैक में रखे हुए थे। ऐसा अजीब किचन मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा देखा था। अभी मैं चारों तरफ अपनी नजरें घुमा रहा था कि तभी देबू दत्ता ने कहा, लो केशव जी, संभालो अपनी रसोई, पर हाँ आज अपने मन से नाश्ते में कुछ लजीज बनाओ, जब तक मैं तुम्हारी मालकिन से मिलकर आता हूँ। ये बोलकर मालिक मुझे किचन में छोड़कर नीचे चले गए। वही मालिक के जाने के बाद मैं ये सोचने लगा कि नाश्ते में क्या बनाऊं। फिर कुछ देर सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि भात सलम बनाऊंगा, जो कि थोड़ी स्पाइसी भी होती है और चाय के साथ तो और भी मज़ेदार हो जाती है। ये डिसाइड करते ही मैंने रसोई का फ्रिज खोला, जिसमें बहुत सारी सब्जियां रखी हुई थी, और फिर मैं लग गया भात सलम बनाने में। अभी मैं भात सलम बना ही रहा था कि इतने में ही मालिक लौट आए और वही पास के टेबल पर एक भरी हुई शीशी और कुछ मसालों का बॉक्स रखते हुए बोले, केशव इधर आओ ज़रा, पहले ये समझ लो। उनके एक कहते में उनके पास गया
अभी मैं उस टेबल के करीब पहुंचा ही था कि तभी देवदत्ता ने उस भरी हुई शीशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें इस शीशी में ये जो लाल रंग की शरबत दिख रही है ना, इस शरबत को इन्हीं मसालों से बनाना है, पर ध्यान रहे कि टेस्ट में रत्ती भर का भी फर्क ना हो। देवदत्ता की ये कहते ही उस शरबत को टेस्ट करने के लिए जैसे उस शीशी की ढक्कन खोली तो उसमें से एक ऐसी महक आई जो थी तो बहुत अच्छी, पर वो महक किस चीज की थी ये मेरी समझ से बाहर था। अब ये जानने के लिए कि उस शरबत का स्वाद कैसा है कि तभी थोड़ा सा शरबत गिलास में निकाला ही था कि तभी देवदत्ता ने कहा, अरे ये जबरदस्त खुशबू किस चीज की आ रही है, क्या बनाया तुमने नाश्ते में? ये बोलते हुए वो चूल्हे की तरफ चल पड़े और मैं भी शरबत टेबल पर रखते हुए बोला, वो सर ये भात सलम है, ये मेरी खुद की रेसिपी है। मेरे ये कहते ही देवदत्ता कहने लगे, अरे निकालो निकालो जल्दी निकालो, बहुत जोर की भूख लगी है। भात सलम भी बनकर लगभग तैयार हो ही चुका था, लिहाजा मैंने भी देवदत्ता को भात सलम प्लेट में सर्व कर दिया। प्लेट में भात सलम सर्व करते ही उन्होंने उस प्लेट को करीब से सूंघा और फिर उसके बाद उन्होंने वो प्लेट उठाई और वहीं उन कतार में लगे बड़े बड़े बॉक्स में से एक बड़े से बॉक्स में वो भात सलम से भरी प्लेट एकदम से पलट दी और फिर मुझे वो खाली प्लेट देते बोले, यार बहुत लजीज था, आज पहली दफ़ा कुछ ऐसा लजीज खाया है। ये बोलकर वो वहाँ से चले गए और मैं वहीं खड़ा ये सोचने लगा कि यार ये कैसा पागल आदमी है कि इसने सारा खाना फेंक दिया और ऊपर से कह रहा है कि खाना बहुत ही लजीज है। दोस्तों ये पहली दफ़ा था कि देवदत्ता की बात मुझे बहुत ही अजीब लगी। खैर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और मैं अपने काम में लग गया। जैसा कि मुझे देवदत्ता ने वो शरबत बनाने के लिए कहा था तो वो शरबत बनाने में लग गया था मैं। फिर जब मैंने वो शरबत टेस्ट किया तो उस शरबत की महक की तरह ही वो स्वाद भी अजीब पर बेहतरीन था। खैर मैंने उन मसालों में अपना जोड़ घटा लगाना शुरू किया और उस शरबत को बनाने में जुट गया। देखते ही देखते कब सुबह से शाम हो गई मुझे पता ही नहीं चला। खैर मैंने शरबत तो बना ली थी पर उस शरबत का ना तो रंग ना महक और ना ही स्वाद उस शरबत की तरह था। मतलब कि मुझे अभी भी उन मसालों के साथ और जोड़ तोड़ करना था कि तभी इसी बीच देवदत्ता वापस लौटे और उनकी नज़र मेरे पर पड़ी। उन्हें मुझे देखते ही समझने में देरी नहीं लगी कि मैं वो शरबत नहीं बना पाया हूँ। पर देवदत्ता की अच्छी बात ये थी कि वो मुझ पर नाराज नहीं हुए। वो मेरे करीब आए और मेरे कंधे पर हाथ रखते बोले, कोई बात नहीं केशव, नहीं बना पाए तो क्या हुआ, आज नहीं तो किसी और दिन बन जाएगा, ये पहली दफ़ा था, कोशिश करते रहो, मुझे भी इतनी जल्दी नहीं है। और ये बोलकर देवदत्ता मुस्कुराए और आगे कहा, रात होने वाली है, तुम जाकर सो जाओ और फिर कल सुबह मिलते हैं। ये बोलकर देवदत्ता वहाँ से चले गए और मैं भी उनके साथ नीचे लौट आया और अपने कमरे में जाकर लेट गया। पर ना जाने क्यों अब मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही थी और मुझे रह रहकर ये बात कचोड़ रही थी कि देवदत्ता मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं जब यहाँ पर कोई काम है ही नहीं और फिर इसके बावजूद भी वो मुझे मोटी तनख्वाह दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? और यहाँ पर कोई लोग भी नहीं है, दिन भर सन्नाटा पसरा रहता है। अगर आज मैं वो शरबत बनाने में नहीं खोया रहता तो शायद आज ही दिन बड़ी मुश्किल से कटता। ऐसा कब तक चलेगा? इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेरी वो रात गुजरी और फिर अगली सुबह हुई। अगली सुबह जब मैं उठा तो फिर से मुझे देवदत्ता वही सीढ़ियों के पास खड़े नजर आए और इस बार वो मेरी आहट पाते ही पीछे पलटे और बोले, अरे केशव, आज फिर से वही भात सलम बनाना, बहुत टेस्टी था यार। ये बोलकर मुझे देवदत्ता ने छत की तरफ जाने का इशारा किया और उनके इशारे से मैं समझ गया कि वो कह रहे हैं कि मैं जाकर नाश्ते की तैयारी करूं। लिहाजा मैं बिना कुछ बोले ही फिर से बंगले की छत पर आ गया जहां पर वो अजीब सी रसोई मेरा इंतजार कर रही थी। तभी मैंने भात सलम बनाना शुरू कर दिया इस उम्मीद में कि इस बार देवदत्ता उस भात सलम को जरूर खाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। फिर से देवदत्ता ने ठीक कल की ही तरह उस भात सलम को सूंघा और फिर से वो भात सलम से भरी प्लेट उसी बड़े से बॉक्स में उलट दिया और फिर प्लेट थमाते बोले, बहुत ही टेस्टी था यार। आज भी कल की तरह जवाब सुनकर मैं तो हैरत में पड़ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि देवदत्ता मेरी बनाई हुई भात सलम क्यों नहीं खा रहे हैं। मैं देवदत्ता से पूछना तो चाहता था कि वो मेरी बनाई हुई रेसिपी क्यों नहीं खाते, पर ना जाने क्यों मेरी उनसे पूछने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई, जिस वजह से ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। मैं रोज सुबह भात सलम बनाता और देवदत्ता उसे बिना खाए उसी बड़े से बॉक्स में फेंक देते, जिसके बाद मेरा पूरा दिन उस शरबत को बनाने में बीत जाता। ये अजीब और गरीब सिलसिला चल ही रहा था कि तभी एक रात जब मैं अपने कमरे में सो रहा था कि तभी देवदत्ता ने मुझे
बाहर से आवाज देते हुए बोला, अरे केशव बाहर आना। देवदत्ता की आवाज सुनते ही मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो मैंने देखा कि देवदत्ता सजे धजे खड़े हैं, मानो कि वो कहीं बाहर जाने वाले हों। अभी मैं उनसे कुछ कहता कि तभी उन्होंने मेरे हाथ में 2 लौंग थमाते हुए बोला, इन्हें जल्दी से खा लो और बेसमेंट में रूम नंबर 13 के बेड पर जाकर सो जाना। पर हाँ, ध्यान रखना, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना और जब सुबह मैं आऊँ तभी दरवाज़ा खोलना है, उससे पहले नहीं। इतना बोलकर वो फौरन ही वहाँ से चले गए और मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। फिर जब मैं लौंग खाने के बाद बंगले के बेसमेंट में दाखिल हुआ तो वहाँ पर नीचे बहुत सारे कमरे बने हुए थे और हर कमरे के गेट पर धीमी बत्ती जल रही थी। दोस्तों, ये जगह उतनी मनहूस थी जितना कि ये बंगला खूबसूरत था। कायदे से तो मुझे बेसमेंट में नहीं आना चाहिए था, पर ना जाने क्यों मैं देवदत्ता की हर बात बिना किसी सवाल के माने जा रहा था। फिर इसी बीच जब मैं बेसमेंट के रूम नंबर 13 में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि उस कमरे के बीचों बीच एक गोल पलंग लगी हुई है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और उस पलंग पर लेट गया। अभी मैं पलंग पर लेटा ही था कि तभी एक तेज खुशबू आई और उस खुशबू के आते मुझे नींद आ गई। फिर जब देर रात अचानक से मेरी आंख खुली तो बगल में एक महिला को लेटा देख मैं तो बहुत चक्का रह गया। मैं उस वक्त चीखना और वहां से उठकर भागना तो चाहता था, पर मेरी ना ही तो जुबान हिल रही थी और ना ही मेरा शरीर। अचानक ही मेरा शरीर बेजान हो चुका था। फिर इसी बीच जब उस औरत की आंखें गोल गोल घूमने लगी तो डर के मारे मैंने अपनी आंखें ही बंद कर ली और फिर कुछ देर के बाद मैंने अपनी आंख खोली तो अब वो औरत वहां पर नहीं थी। उस औरत को वहां पर ना देखकर मेरी जान में जान आई और मैं फौरन ही उठा और उस कमरे से बाहर निकलकर बंगले के मेन गेट की तरफ भागा। उस अंधेरी रात में ना तो मुझे कुछ सही से दिखाई दे रहा था और ना ही मैं कुछ सही से सोच पा रहा था, लिहाजन मैं सिर्फ दौड़ता ही रहा। मैं बेतहासा दौड़ ही रहा था कि तभी मेरा पैर स्लिप किया और मैं मुंह के बल नीचे गिर पड़ा और उसके साथ ही मैं बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं जंगल के बीचों बीच था। सुबह हो चुकी थी, मेरे पूरे बदन पर खरोंचों के निशान थे, मानो किसी ने मेरे पूरे शरीर को नोच डाला हो। अभी भी मुझे काफी दर्द हो रहा था। खैर मैं जैसे तैसे उठा और उस जंगल से निकलकर हाईवे के पास पहुंचा। किस्मत से हाईवे के किनारे 2-3 ट्रक रुके हुए थे। जैसे उन ट्रक वालों की नजर मुझ पर पड़ी तो ट्रक वाले मेरे पास आ गए और उन लोगों ने ही मुझे वक्त रहते अस्पताल पहुंचा दिया। कुछ दिन अस्पताल में बिताने के बाद मैं जब अस्पताल से छूटा तो मैं काम पर लौटने की जगह अपने गांव बिजनौर लौट आया। मैं गांव तो लौट आया था पर मुझे वही औरत नजर आती और देवदत्ता सजे धजे नजर आते। फिर जब मैंने अपने जानकारों से पूछताछ की तो मुझे पता चला कि लाल कोठी के मालिक देवदत्ता की मौत आज से 10 साल पहले हो चुकी थी और उनकी बीवी भी कहीं लापता हो गई, जिसके बाद से वो कोठी वीरान पड़ी हुई है। पर कुछ बावर्चियों का कहना है कि उनके साथी संगी उस लाल कोठी में काम करने के लिए गए थे पर वो कभी लौटे नहीं। दोस्तों, ये तो मुझे नहीं मालूम कि देवदत्ता और वो बेसमेंट वाली औरत कौन थी, मगर मुझे यही लगता है कि वो जो बेसमेंट में औरत मुझे दिखी थी वो देवदत्ता की ही बीवी थी। पर हाँ, अगर मैं उस रात उस लाल कोठी से नहीं भागता तो आज मैं आप सभी को ये घटना सुनाने के लिए जिंदा नहीं रहता और आज भी वो लाल कोठी असम के डिब्रूगढ़ के जंगल के किनारे मौजूद है, जो देखने में पूरी तरह से शांत और भयानक दिखती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।